के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास के लिए तैयार हो जाइए। पेट्रियार्की, पितृसत्ता, इसके नाम पर हो रही सेलेक्टिव राजनीति आपके सामने रखूंगी और फैक्ट्स के साथ। पिंजरा तोड़ो, स्मैशिंग पेट्रियार्की, ये सारे पॉलिश्ड शब्द इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी पुणे के कार्यक्रम में महिलाओं से क्या कहते हैं? पिंजरा तोड़ दो। पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, ऐसा सामाजिक सिस्टम जिसमें परिवार और समाज में फैसला लेने का अधिकार, सत्ता रखने का अधिकार मुख्य रूप से मर्दों के हाथ में होता है, पुरुषों के हाथ में। जैसे बेटा तय करेगा कि परिवार की बड़ी संपत्ति का क्या होगा, बेटा डिसीजन मेकर होगा। घर का बड़ा फैसला पिता लेगा या भाई लेगा या जो पुरुष है वो लेगा। यानी सामाजिक व्यवस्था और सोच का वो पैटर्न जिसमें समाज पुरुषों को सिर्फ पुरुष होने की वजह से ज्यादा तरजीह, ज्यादा अधिकार और ज्यादा आजादी दे देता है इन कंपैरिजन विथ विमेन, यानी महिलाओं के साथ अगर आप तुलना करें तो। राहुल गांधी पेट्रियार्की के इसी सिस्टम को तोड़ने की बात करते हुए अपने साथ कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को स्टेज पर लेकर पहुंचे थे पुणे में। लेकिन सवाल तो उसी स्टेज से उठ गया और वो है सेलेक्टिव पेट्रियार्की खत्म करने का सवाल। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ सेलेक्टिव पिंजरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जब महिलाओं को आधुनिक, प्रोग्रेसिव बनने और बनाने की हिदायत देते हैं और पेट्रियार्की पर हथौड़ा चलाने की बात करते हैं तो इसके लिए वो क्या कहते हैं? ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, मनुस्मृति का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी के मंच से प्रज्ञा गावंडे नाम की एक छात्रा जब लड़कियों के साथ होती सामाजिक रोक टोक को लेकर अपनी बात कहती है तो राहुल गांधी उनसे क्या पूछते हैं? आपसे ये बात आपके माँ बाप कहते हैं क्या? राहुल गांधी आजाद रहने, आजाद उड़ने, बंधन तोड़ने की बात करते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है उनके ठीक बगल में एक और बच्ची आपको दिखाई दे रही है जिसने हिजाब पहना हुआ है, मुस्लिम महिला है। अब इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं? राहुल हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ये बीजेपी कहती है। मुस्लिम महिलाओं पर थोपे जाने वाले पर्दा सिस्टम और हिजाब पर तो वो कुछ नहीं कहते, वोट बैंक के डर से मौन हो जाते हैं। कैसे? ये सवाल पूछे जा रहे। देखिए कब सवाल मंच पर खड़ी किसी महिला के हिजाब पहनने से नहीं है, मैं खुद उस धर्म को फॉलो करती हूं। किसी मुस्लिम महिला का हिजाब पहनना यह साबित नहीं करता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, उसकी पसंद, उसके फैसले का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा है। ये इस लोकतंत्र ने आपको आजादी दी है कि आप क्या पसंद करते हैं पहनना। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये वाकई खुद का लिया फैसला है? अगर स्मैश पेट्रियार्की का मतलब हर उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना है जो महिलाओं की पसंद और स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो क्या यह सिद्धांत हर समुदाय, हर धर्म, हर सामाजिक परंपरा पर लागू नहीं होना चाहिए? पिंजरा अगर राजनीतिक विरोधी के घर में हो तो उसे तोड़ देंगे, लेकिन वही पिंजरा अपने वोट बैंक के घर पर हो तो चुप हो जाएंगे। अपनी सुविधा वाली पेट्रियार्की को तो चैलेंज करेंगे और जो वोट बैंक की पेट्रियार्की है उसे कबूल है कह देंगे। सवाल है, क्या स्मैश पेट्रियार्की एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या फिर सिलेक्टिव राजनीति का हथियार भर? राजनीतिक मंच से तो केवल इफ एंड बट आपने सुने होंगे, लेकिन असल पिंजरा तोड़ों का बड़ा उदाहरण आया अदालत की चौखट से। जानना चाहते हैं कैसे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, कोर्ट ने यह कहा। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज करते हुए दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ये सबूत पेश ही नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक जरूरी प्रथा कैसे है। फैसला जस्टिस जहांगीर जमशेद मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने दिया। बेंच ने कहा, कोई छात्रा तय ड्रेस कोड में बदलाव की जिद नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने साफ किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में
डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन जरूरी है। अगर वो ड्रेस कोड एक जैसा है, सही नियत वाला है, बगैर भेदभाव वाला है और संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया है, तो फिर इसे नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसा ही फैसला 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सुनाया था और इसी का हवाला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और कहा कि उसके पास कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का कोई कारण दिखता नहीं है। उस फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा भी, हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में कोई जरूरी प्रथा नहीं है। अब कायदे से होना यह चाहिए था। ब्रेक पेट्रियार्की, पिंजरा तोड़ो कहने वाले तमाम लोग इस फैसले पर खड़े होकर ताली बजाते और कहते ये टूटा पिंजरा, इसे कहते हैं ब्रेक द पेट्रियार्की। रखते हिम्मत और कहते वाह क्या डिसीजन आया है। पर हुआ क्या? हुआ ये कि पवन खेड़ा जी का एक पोस्ट आया और बहुत गौर से पोस्ट को सुनिएगा और माहौल को समझिएगा, ठीक है? पोस्ट में क्या लिखा है उन्होंने? हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी है या नहीं, ये तय करना धार्मिक विद्वानों का काम है। सामाजिक राजनीतिक नजरिए से हम महिलाओं की शारीरिक आजादी और अपनी मर्जी से फैसले लेने के अधिकार का मजबूती से समर्थन करते हैं। हर महिला को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म की हो, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, चाहे वो हिजाब हो, घूंघट हो या कुछ और। मतलब गजब है हुक्म। पेट्रियार्की के नाम पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ को आड़े हाथों लेने में कोई झिझक नहीं हमको। मनुस्मृति के पन्ने लहराएंगे, कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब बात हिजाब पर आएगी तो बड़ी ही चालाकी से धार्मिक विद्वानों पर छोड़ देंगे। तो मनुस्मृति को भी धार्मिक विद्वानों पर छोड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एक धर्म के लिए पेट्रियार्की पर स्मैश इट और वोट बैंक की बात आए तो मैनेज इट। महिलाओं के नाम पर, उनकी लड़ाई के नाम पर यह आधी अधूरी और सिलेक्टिव पिंजरा तोड़ो राजनीति कैसे चल सकती? हुक्म आप मुझे बताइए। यह दिखाता है कि नीति और नियत का फर्क क्या होता है। अब जब कांग्रेस पार्टी इस डिबेट में कूद ही गई है तो चलिए फैक्ट्स पर बात करते हैं। मेरा पसंदीदा टॉपिक। आज महिला क्रांति के झंडा बरदार जितने भी घूम रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूं, बाबा साहेब अंबेडकर को वो गलत बताकर उदाहरण पेश करें। क्योंकि वो कहते हैं ना, संविधान की प्रति लहरा लहरा कर कि हम बाबा साहेब अंबेडकर का और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो आदर्श उदाहरण हुए बाबा साहेब अंबेडकर। अब सुनिए आप और गौर से सुनिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित समाज की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, आधी आबादी यानी महिलाओं की आजादी के लिए भी उसी तेवर के साथ मोर्चा खोला। हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की महिलाओं की तरफदारी की। उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945। उसके कुछ पन्ने में आपके पास लेकर आई हूं। किताब नहीं, किताब के कुछ पन्ने लेकर आई हूं और उसमें कुछ हाईलाइटेड चीजें जो हैं वो भी आपको बता दूंगी। उनकी इसी किताब के पन्नों में 1945 में दुनिया के सामने जब ये किताब आई, यानी आजादी से ठीक 2 साल पहले, बुर्के की तीखी आलोचना की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहां तक कि नैतिक रूप से भी उसे बेहद खतरनाक बताया है। That something more is the compulsory system of parda for Muslim women. These burqa women walking in the street. अच्छा, आप ऐसा कीजिए ना, Cam 5, Cam 2, Cam 3, Cam 5. Okay. These burqa women walking in the street is one of the most hideous sights one can witness in India. Such seclusion cannot but have its deteriorating effects upon the physical constitution of Muslim women. They are usually victims to anemia, tuberculosis, and phiria. Their bodies are deformed, with their backs bent, bones protruded, hands and feet crooked,
ribs, joints, and nearly all their bones ache. Heart palpitation is very often present in them. The result of this pelvic deformity is ultimately death of all the time of delivery. Parda deprives Muslim women of mental and normal nourishment. आगे भी और लिखा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने उस पर कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि जिन्ना और उनकी विचारधारा के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे और ये मानकर चल रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा के खिलाफ तो नहीं ही जाएंगी, इस्लामिक पेट्रियार्की का विरोध नहीं ही कर पाएंगी, क्योंकि इस प्रथा को बहुत ही चालाकी से और बड़ी गहराई से मजहबी बुनियाद से बांध दिया गया है। मजहब मतलब बुर्का, मजहब मतलब हिजाब, मजहब मतलब अबाया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी देने की अर्जी लगती है तो इसके पीछे कोई नई सोच नहीं है। कई इस्लामिक रिसर्चर्स ने अपने लेख के जरिए बाकायदा ये बताया है कि कैसे किसी महिला का बुर्का पहनना उसकी अपनी पसंद से ज्यादा कई बार परिवार, समाज और पितृसत्ता के दबाव में लिया गया फैसला होता है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रही। जैसे ही मर्जिया हमीदी टीवी स्क्रीन पर आपके आएगी, आप सारी की सारी सच्चाई समझ जाएंगे। अफगान की रहने वाली मर्जिया हमीदी ताइक्वांडो चैंपियन है। इसी साल जिनीवा समिट में उन्होंने ये बताया कि एक औरत को हिजाब में ढकने की कोशिश एक महिला के दिमाग पर क्या और कैसे असर डालती है। अफगानिस्तान की ये महिला बगैर पर्दे के है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में थी तब तक कैसे दबाव बनाया जाता रहा कि बुर्का पहनना पड़ेगा, और जब पिंजरा तोड़ा तो बात समझ में आई कि खेल तो कुछ और ही था। यही बात आती है चॉइस और फ्री चॉइस के बीच फर्क की। बहुत महीन रेखा है, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर कोई मुस्लिम महिला कहती है कि मैं अपनी मर्जी से बुर्का या हिजाब पहनती हूं, तो सवाल यह है कि क्या उसके पास बुर्का या हिजाब ना पहनने की भी उतनी ही आजादी थी या है? इस सवाल के साथ फिर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के एक और पन्ने पर आती हूं। उनकी इस किताब में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द तो है ही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में बंद रखने की सोच का भी तगड़ा विरोध है। इस किताब के 10वें चैप्टर के पेज नंबर 231 पर वो क्या लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे पास पन्ना है और उसको मैंने हिंदी में मेरी टीम ने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सड़कों पर चलती हुई ये बुर्का पहनी महिलाएं भारत में देखे जा सकने वाले सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, बाबा साहिब के शब्द हैं। पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित कर देती है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं दूसरी जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं, किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की गुलामी और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। फिर कह रही हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती। हो सकता है मैं इस बात से इत्तेफाक ना रखती हूं, लेकिन लिखा है बाबा साहब, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। वो लिख रहे हैं कि वो घर की चार दीवारी के बाहर बाकी किसी बात में रुचि ना लें। उस वक्त की महिलाओं में ऐसा देखा गया होगा। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर, वो कितने भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आप देखिए क्या लिख रहे हैं। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। ये लिख रहे हैं। They have no desire for knowledge because they are taught not to be interested in anything outside the four walls of the house. Parda women in particular become helpless, timid and unfit for any fight in life. आप समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। Helpless, लाचार, timid यानी घबराई हुई, unfit, by
पाई जाती हैं वो महिलाएं, ये बाबा साहेब कह रहे हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि पर्दे की समस्या, फिर आप कहेंगे ये समस्या कैसे हो सकती है मैडम? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बाबा साहेब के शब्द हैं। पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने तब जो कहा था, आज भी उसमें बहुत ज्यादा आप अंतर अगर देखें तो बता दें। मशहूर अमेरिकी एजेंसी आप जानते हैं प्यू रिसर्च सेंटर ने एक डिटेल्ड रिसर्च की और उस रिसर्च में क्या निकल कर आया कि भारत की लगभग 89% मुस्लिम महिलाएं घर के बाहर निकलते वक्त सार्वजनिक रूप से अपना सर ढकती है। अब सर ढकना जो है, आप ज्यादातर, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, आप उन्हें सर ढके हुए देखेंगे हिंदुस्तान में। लेकिन करीब 64% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, 12% नकाब और 8% महिलाएं हिजाब का उपयोग करती है। प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिसर्च सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नहीं है, हिंदू महिलाओं में भी पर्दा प्रथा की एक डिटेल रिसर्च हुई, उसका हिस्सा भी इसमें है। क्या कहता है वो डेटा? अगर सभी धर्मों को मिलाकर बात की जाए, तुलनात्मक रूप से भारत में कुल 61% महिलाओं में सिर ढकने का चलन है। भारत की लगभग 59% हिंदू महिलाएं घर से बाहर जाते वक्त किसी ना किसी रूप में अपना सर ढकती है। सिख महिलाएं 86% सर ढकती हैं। मुस्लिम महिलाएं सर ढकना, देखिए इसको सर ढकना और फिर बुर्का, इन दोनों में अंतर समझिएगा। मुस्लिम महिलाएं 89% है, सिख महिलाएं 86% है, और ये जो मुस्लिम महिलाएं 89% है, इसमें 64% महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, इसी पीयू रिसर्च में ये बताया गया कि इस दौर में कुछ समय में ये देखा गया, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इस्लाम को छोड़कर बाकी सारे धर्मों में पर्दा कबूल करने वाली महिलाओं की जो संख्या है ना, वो घट रही है, तेजी से घट रही है। इस पेट्रियार्की को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं। अगर स्मैश पेट्रियार्की का नारा भारत में बड़ा बदलाव लाने के इरादे से राहुल जी ने दिया है, तो उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की किताब, उनकी बातों पर गौर करने की क्या जरूरत नहीं है? उन्होंने उसी किताब में लिखा कि बुर्के के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह पूरे समाज से काटा गया, उससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। मैंने पढ़कर सुनाया। कमजोर, बीमारियों का घर बना दिया, खून की कमी, एनीमिक हो जाती है, टीबी, पीठ झुक जाती है, हड्डियां उभर आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये मैं तब की बात बता रही हूँ, 1945 की। अब तो चलिए मेडिकल सुविधाएं हैं, अब सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस जमाने में इसको भी बाबा साहेब अंबेडकर ने पहनावे से जोड़ा था। शारीरिक विकृति का नतीजा प्रसव के दौरान असमय मौत हो जाना। अंबेडकर किताब नहीं लिख रहे हैं, बुर्के में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो बता रहे हो, ऐसा लग रहा है। आधुनिक मेडिकल रिसर्च और डेटा क्या कहता है, ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सन 1945 का जिक्र कर रही हूं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं में विटामिन डी की क्रॉनिक कमी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, खोखली हड्डियां, गंभीर ये बीमारियां देखी गई है। प्री एक्लेम्सिया यानी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। हिजाब और बुर्का पहनने वाली महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन, त्वचा की बीमारियां आम महिलाओं से कई ज्यादा अधिक पाई गई। मैं फिर कह रही हूं, ये मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है जो ये बता रही है, और मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में यह फैसला सुनाया कि ये इंटेग्रल पार्ट नहीं है।
बाबा साहेब अंबेडकर की किताब और उनके विचारों का भी उस वाले फैसले में हवाला था, इसी किताब का, उस फैसले में कर्नाटक वाले। हिजाब और बुर्का अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना कोर्ट ने। हिजाब बुर्के पर स्टैंड क्लियर नहीं है, ये तो साफ है। पर क्या कांग्रेस को अपने खुद का इतिहास याद नहीं है? महिला सशक्तिकरण को स्मैश पेट्रियार्की के नाम से झाड़ पोंछ कर उसकी रीब्रांडिंग करके परोस तो दिया इन्होंने, लेकिन क्या राहुल जी शाहबानो को भूल गए हैं? शाहबानो और उस औरत की सवाल पूछती उन बड़ी बड़ी आंखों को क्या वो भूल गए हैं? सिर्फ 179 रुपए 20 पैसे के लिए जिस औरत को पहले अदालतों के चक्कर कटवाए, फिर धर्म, पर्सनल लॉ, राजनीति और वोट बैंक के नाम पर कैसे राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनकी सरकार ने पलट दिया, तब कांग्रेस का स्मैश पेट्रियार्की वाला हथौड़ा कहां था? शाहबानो केस का फैसला पलटने से कितनी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन गई? इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कभी सरकारी डेटा जुटाने की जहमत भी की? स्मैश पेट्रियार्की, महिलाओं की आजादी के लिए कांग्रेस ये नारे कितने सच हैं, जरा कोई पूछे ना शाहबानो की रूह से। 2001 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि मुस्लिम पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत के 90 दिनों के अंदर इतनी एक मुश्त रकम यानी गुजारा भत्ता देना होगा जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो, वरना क्या होता? मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लाए गए 3 तलाक कानून के लिए जब चर्चा हो रही थी, तब विपक्षी सांसदों ने सदन से क्या किया था जानते हैं आप? स्मैश पेट्रियार्की बोलने वालों ने वॉकआउट कर दिया था। आज भी कांग्रेस ट्रिपल तलाक कानून के समर्थन में खुलकर नहीं बोलती है। वेयर इज दैट स्मैश पेट्रियार्की? महिला सशक्तिकरण क्या होता है मैं बताऊं आपको। एक कहानी सुनाती हूं और कहानी का कैरेक्टर है शबनम बी। जानते हैं शबनम बी को? नहीं? तो फिर आप शायद भारत की राजनीति को अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए, क्योंकि इन दिनों शबनम बी के नाम पर खूब राजनीति की जा रही है। शबनम के लिए जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा कोई भी। शबनम ये नैरेटिव और एजेंडा जैसे फैंसी शब्द को नहीं जानती है। वो जानती है तो बस इतना कि उसकी जिंदगी में क्या बदल रहा है। शबनम की सुबह पहले धुएं से शुरू होती थी। चूल्हा जलता था तो रसोई धुएं से भर जाया करती थी। आज शबनम के घर में एलपीजी कनेक्शन है। शबनम उन 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं में से एक है जिन्हें गैस का कनेक्शन मिला है। उसके लिए यह सिर्फ एक सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं है। शबनम भी उन 32 करोड़ महिलाओं में से एक है जिनका पीएम मोदी की सरकार में पहली बार बैंक खाता खुला है। उनके जन धन अकाउंट में कई योजनाओं के पैसे पहुंच रहे हैं। वो है शबनम बी। शबनम बी के पास अब प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान है। शबनम बी उन 4 करोड़ लखपति दीदी में से एक अब बनने वाली है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होगी। अब तो घर खर्च के लिए उनके शौहर उनसे कुछ रुपए मांगे तो वो दे सकती है। शबनम को सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त जांच उपलब्ध करवाई और उनको बिना किसी खर्च के टीका लगाया गया। शबनम भी वो है जो 22.5 करोड़ महिलाओं में से एक है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जिनको मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। शबनम भी अब ये डर में नहीं जीती कि पति 3 बार तलाक बोल देगा तो एक झटके में रिश्ता खत्म हो जाएगा। शबनम भी पीएम विकास योजना से हाथ का हुनर सीख रही है। शबनम बी की बेटी नूर को बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप मिल रही है। इसीलिए शबनम और शबनम जैसी करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए असली सशक्तिकरण, असली स्मैश्ड अप पेट्रियार्की और असली पिंजरा तोड़ यही है। बाकी आपके सुपुर्द। अब आगे बढ़ रही हूं न्यूज की पाठशाला में। ये अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स वाली क्लास। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यानी आपकी जेब की कहानी आपके सामने।